हेलो दोस्तों, आज हम जो मूवी देखने जा रहे हैं ये IMDb की हाईएस्ट रेटेड मूवीज में से है 9.3 आउट ऑफ 10। दोस्तों, ये मूवी थोड़ी ज्यादा लंबी थी, लेकिन इसका कोई भी पहलू मिस करना मुझे बेईमानी लगती, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखकर मूवी का पूरा एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी एंडी डुफ्रेन अपनी कार में अल्कोहल लेते हुए रिवॉल्वर लोड कर रहा है। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एंडी पर आरोप है कि उसने अपनी वाइफ और उसके लवर को रंगे हाथों पकड़ लिया और गुस्से में दोनों को शूट कर दिया। लैक ऑफ एविडेंस में एंडी को गिल्टी करार दिया जाता है और 2 लाइफ सेंटेंसेस सर्व करने के लिए सजा दी जाती है, वो भी बैक टू बैक, यानी कि एंडी इस जेल से जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। एंडी डुफ्रेन एक बड़े पोर्टलैंड बैंक का वाइस प्रेसिडेंट था 1947। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम रेड है, जो कि 20 साल जेल में रह चुका है और वो पैरोल के लिए इंटरव्यू दे रहा है। रेड इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, जो कि जेल में कैदियों की जरूरत का सामान जैसे कि सिगरेट, रीफर्स, अल्कोहल एटसेट्रा इलीगल तरीके से अंदर लाता है। ये मूवी रेड की लिखी बुक द शॉशैंक रिडेम्पशन पर बेस्ड है। बैक टू स्टोरी। जो प्रिजनर्स 10 से 15 साल का टाइम जेल में गुजार चुके होते हैं, वो अच्छे व्यवहार के बेस पर पैरोल पे जेल से बाहर जाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पिछली बार की तरह रेड की रिक्वेस्ट फिर से रिजेक्ट हो जाती है। तभी सायरन बजता है, जिसका मतलब है कि नए कैदी आए हैं। पुराने कैदी बेट लगाते हैं कि नए कैदियों में से सबसे पहले कौन रोएगा। ये इस जेल का वार्डन नॉर्टन है, जो कि खुद को मैन ऑफ गॉड समझता है, लेकिन असल में वो बहुत ही जालिम और सेल्फिश इंसान है। वार्डन नॉर्टन नए कैदियों को लाइन में खड़े करके अपनी जेल के एक्सक्लूसिव रूल्स बताते हैं। ये कैप्टन ऑफ गार्ड्स मिस्टर हेडली है, ये भी वार्डन से कुछ कम नहीं है। वार्डन कहता है कि जेल में ब्लास्फेमी अलाउड नहीं है, यानी कि यहाँ पर किसी भी धर्म के भगवान की आलोचना अलाउड नहीं है। वार्डन बताता है कि यहाँ आप सभी को होली बाइबल मिलेगी। इसके बाद एक एक करके सबको केज में खड़े करके कैनन से नहलाया जाता है और फिर पैरासिटिक इंसेक्ट से बचाव के लिए खास पाउडर डाला जाता है। रात में जब सारे कैदी अपने अपने सेल में होते हैं, नए कैदियों को डराते हैं, जिससे एक हेल्दी आदमी परेशान होकर रोने लगता है और कैप्टन आकर उसे बहुत मारता है। सुबह हमें पता चलता है कि वो आदमी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुका था। एंडी जब खाना खाने जाता है तो उसमें से वॉर्म निकलता है, जो कि पास बैठा एक आदमी उससे लेकर अपनी पॉकेट में रखे छोटी सी बर्ड को दे देता है। ये ब्रुक है, जो कि जेल में लाइब्रेरियन है। हालांकि एंडी ज्यादातर अपनी दुनिया में खोया रहता है, लेकिन बॉक्स नाम का एक कैदी एंडी का फायदा उठाने की कोशिश करता है। एंडी जेल की दुनिया को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिन बीत जाने के बाद एंडी रेड के पास जाता है और उससे रॉक हैमर लाने को कहता है। इस पर रेड चौंक के एंडी को शक की निगाह से देखता है। तब एंडी पास पड़े कुछ स्टोन्स की पहचान करता है और उसे कहता है कि वो इसे रॉक हाउंडिंग के लिए यूज करेगा और इस रॉक हैमर से टनल खोदना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कई हाथों से होकर एंडी का पार्सल पहुंचता है, जिसे देखकर रेड की भी हंसी छूट जाती है और रेड सोचता है कि इसका यूज करके किसी को भी टनल खोदने में 600 साल लगेंगे। और फाइनली लाइब्रेरियन के थ्रू एंडी को रॉक हैमर मिल जाता है। एक दिन एंडी जब लॉन्ड्री शॉप में काम कर रहा था, तो बॉक्स का गैंग उसे घेर लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी भी पूरी ताकत से मुकाबला करता है। बॉक्स एंडी को बुरी तरह इंजर्ड कर देता है। ये सिलसिला पूरे 2 सालों तक चलता रहा। कभी एंडी उन्हें भगाने में कामयाब रहता तो कभी नहीं, और एंडी अक्सर ही नए ब्रूजेस के साथ पाया जाता, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता। 1949 एक दिन वार्डन अनाउंस करता है कि उन्हें लाइसेंस प्लेट फैक्ट्री की रीसर्फेसिंग के लिए कुछ वर्कर्स की जरूरत है, जिसके लिए करीब 100 लोगों से ज्यादा ने वॉलंटियर किया, लेकिन रेड ने सिर्फ 12 सिगरेट पैक्स देकर ऑफिशियल्स को ब्राइब कर दिया ताकि उनके पूरे ग्रुप को पूरे 1 मंथ के लिए खुले आसमान के नीचे काम करने को मिले। अब सारे सेलेक्टेड प्रिजनर्स काम पर लग जाते हैं। यहाँ कैप्टन अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि उसके भाई की डेथ हो गई है और वो कैप्टन के लिए $35,000 छोड़ गया है। इसके बाद कैप्टन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए कहता है कि उस $35,000 में से बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट टैक्स के तौर पर डिडक्ट कर लेगी। एंडी ये सब बहुत ध्यान से सुन रहा था और कुछ सोचते हुए वो कैप्टन की तरफ बढ़ने लगता है। इस पर बाकी कैदी उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो किसी को नहीं सुनता और फिर सारे पुलिसमैन एंडी को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। लेकिन एंडी बिल्कुल भी डरे बिना कैप्टन से पूछता है कि क्या वो अपनी वाइफ को ट्रस्ट करता है, यानी कि उसकी वाइफ किसी और के साथ उसे धोखा तो नहीं देगी। ये सुनते ही कैप्टन गुस्से में उसे बिल्डिंग से नीचे गिराने ही वाला था कि तभी एंडी कहता है कि अगर तुम अपनी वाइफ को ट्रस्ट करते हो तो तुम पूरे $35,000 रख सकते हो। फिर एंडी कैप्टन को बताता है कि तुम अपनी वाइफ को लाइफ में एक बार अप टू $60,000 का कोई भी गिफ्ट दे सकते हो।
हो, वो भी विदाउट एनी टैक्स डिडक्शन। ये सुनकर कैप्टन शॉक हो जाता है। एंडी कहता है कि वो कैप्टन के लिए पेपर वर्क भी कर देगा, वो भी सिर्फ कुछ बियर बॉटल्स के बदले, यानी कि उसके लॉयर का पैसा भी बचेगा। और फाइनली एंडी जेल के अंदर ही अपने सारे दोस्तों को बियर पार्टी देता है। एंडी अल्कोहल को गिव अप कर चुका है, इसलिए वो खुद किनारे बैठकर सबको एंजॉय करते देखता है। शायद एंडी कुछ दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा था। फिर एक दिन एंडी वॉल पर अपना नाम कार्व करने की कोशिश करता है, लेकिन वॉल का प्लास्टर निकल जाता है और सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट डे जेल में सभी कैदियों के लिए रीटा हेवर्थ की मूवी लगी थी, जहां एंडी रेड से रीटा हेवर्थ का पोस्टर लाने को कहता है और फिर वो उठकर वहां से बाहर आ रहा था, लेकिन तभी उसे बॉक्स गैंग पकड़ लेता है। वो लोग उसे बुरी तरह मारते हैं और फिर उसे मॉलेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब एंडी उनकी बात नहीं मानता तो बॉक्स गैंग एंडी को लगभग अधमरा कर देता है। एंडी पूरा 1 मंथ इन्फर्मरी में गुजारता है। इन्फर्मरी एक तरह का हॉस्पिटल होता है जो जेल या स्कूल में होता है। बॉक्स को 1 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलता है। बॉक्स जब लौटता है तो कैप्टन उसे बहुत ही ज्यादा मारता है। उसके बाद 2 चीजें कभी नहीं हुई। पहली कि बॉक्स गैंग ने कभी एंडी की तरफ नजर उठा के नहीं देखी। दूसरी, बॉक्स खुद कभी चल नहीं सका। एंडी के फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि वो लोग उसकी वापसी पर उसे गिफ्ट के तौर पर उसकी जरूरत के स्टोन्स देंगे ताकि वो चेस पीसेस बना सके। साथ ही वो लोग एंडी के लिए सिगरेट्स, प्लेइंग कार्ड्स, च्युइंगम, सिपिंग विस्की वगैरह भी देते हैं। एंडी लौट आता है। फिर एक दिन सरप्राइज इंस्पेक्शन होता है, जिसके लिए खुद वार्डन एंडी के सेल तक आता है। वो देखता है कि एंडी होली बाइबल को हाथों में लिए हुए है। तब वार्डन एंडी से उसके फेवरेट पैसेज पूछता है। एंडी के बताते ही वार्डन पैसेज की लोकेशन बुक में बता देता है। फिर वार्डन एंडी को अपना फेवरेट पैसेज बताता है। एंडी भी उस पैसेज की लोकेशन एग्जैक्टली बता देता है। इसके बाद वार्डन कहता है कि यहाँ ऐसे पोस्टर लगाना अलाउड नहीं है, लेकिन सिर्फ एंडी को अलाउ किया जा रहा है। और जाते जाते वार्डन कहता है साल्वेशन लाइज विद इन, यानी कि मोक्ष इसी किताब के अंदर है। इंस्पेक्शन तो सिर्फ बहाना था। सच ये है कि वार्डन तो एंडी को आंकने गया था। नेक्स्ट डे वार्डन एंडी को लाइब्रेरी में ब्रुक के साथ रीअसाइन कर देता है। एंडी समझ जाता है कि वार्डन बेवजह उस पे मेहरबान नहीं है। दरअसल एंडी को जेल ऑफिशियल्स के लिए अनऑफिशियल फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर एम्प्लॉय किया गया है। एंडी अपने फ्रेंड से कहता है कि वो लाइब्रेरी में न्यू बुक्स मंगाएगा। इस पर ब्रुक्स कहता है कि पिछले 6 लाइब्रेरियंस के रहते कभी एक भी बुक नहीं आई और खुद ब्रुक्स 38 साल से लाइब्रेरियन है। जब एंडी वार्डन से बुक्स की रिक्वेस्ट करता है तब वो कहता है कि गवर्नमेंट जेल में सिर्फ 3 जगह पैसे लगाती है, मोर वॉल्स, मोर बार्स एंड मोर गार्ड्स। तब एंडी कहता है कि वो सीधे स्टेट सीनेट से रिक्वेस्ट करेगा। इस पर वार्डन कहता है कि तुम कोशिश कर लो, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। एंडी हर हफ्ते एक लेटर लिखना चालू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि एंडी ही सारे ऑफिशियल के टैक्स रिटर्न्स फाइल करता है, फाइनेंशियल एडवाइस भी देता है, यहाँ तक कि वार्डन को भी। काम इतना बढ़ जाता है कि एंडी को एक असिस्टेंट रखना अलाउड होता है। एंडी लेटर्स लिखना कंटिन्यू रखता है। एक दिन ब्रुक्स अपना आपा खो बैठता है और हेवुड को नाइफ पॉइंट पर ले लेता है। एंडी उसे बहुत ही अक्लमंदी से समझाता है। ब्रुक हेवुड को छोड़ देता है। असल में ब्रुक की सजा खत्म होने आई थी और वो यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता। रेड सबको समझाता है कि ब्रुक्स ने जेल में 50 साल गुजारे हैं, इसलिए जेल के अंदर वो एक इम्पोर्टेंट एजुकेटेड मैन है जिसकी सभी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में वो एक बूढ़ा अपराधी है जिसके दोनों हाथों में अर्थराइटिस है और शायद उसे बाहर एक लाइब्रेरी कार्ड तक न मिले। रेड कहता है कि जेल की वॉल्स कुछ ऐसी होती हैं कि शुरुआत में तुम्हें इनसे नफरत होती है, फिर तुम्हें इनकी आदत पड़ जाती है और अल्टीमेटली तुम खुद इन वॉल्स पर डिपेंडेंट हो जाते हो। रेड कहता है कि हमें यहाँ जिंदगी भर के लिए भेजा जाता है और वो हमसे हमारी जिंदगी ही लेते हैं। दोस्तों, इस कॉन्वर्सेशन का कोई भी पार्ट स्किप करना मुझे बेफ्री कर देता है और अब ब्रुक्स खुद भी रिलीज हो चुका है। बाहर की दुनिया उसके लिए किसी एलियन प्लेनेट से कम नहीं है। ब्रुक्स अपने जेल के फ्रेंड्स को लेटर लिखता है। प्यारे दोस्तों, दुनिया बहुत ज्यादा तेज हो गई है। मैंने बचपन में एक कार देखी थी, लेकिन अब ये चारों तरफ है। पैरोल बोर्ड ने मुझे रहने के लिए ये रूम और एक जॉब भी दिलवाई है जहाँ ग्रोसरी स्टफ पैक करना होता है। मेरे हाथ हमेशा दुखते रहते हैं। मुझे लगता है कि स्टोर मैनेजर मुझे कुछ खास पसंद नहीं करता। कभी कभी मैं पार्क जाता हूँ और सोचता हूँ कि मेरा दोस्त जेक द बर्ड कहीं से आकर हेलो बोले, लेकिन वो कभी नहीं आता। मुझे रात को सोने में भी परेशानी होती है। जब मेरी नींद खुलती है तो मुझे ये समझने में टाइम लगता है कि मैं कहाँ हूँ। शायद मुझे
एक गन खरीदकर मैनेजर को शूट कर देना चाहिए ताकि वो मुझे मेरे घर भेज दें, लेकिन शायद ऐसी बेवकूफी करने के लिए मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं इस तरह डर डर के जीने से थक चुका हूँ, इसलिए मैं फ्री होने जा रहा हूँ। और इसी के साथ ब्रुक सुसाइड कर लेता है। वहाँ उसके फ्रेंड्स लेटर पढ़कर दुखी हो जाते हैं और फाइनली एंडी के लेटर्स का रिप्लाई आता है, साथ ही काफी सारे बुक्स और $200 का चेक भी। एंडी कहता है कि सिर्फ 6 साल लगे, अब तो मैं हर हफ्ते 2 लेटर्स लिखूंगा। पुलिसमैन उसे सारा सामान हटाने को कहकर वॉशरूम चला जाता है। एंडी पुलिसमैन को वॉशरूम में ही लॉक करके पार्सल में आए एक म्यूजिक रिकॉर्ड को प्ले कर देता है और पास रखे अनाउंसमेंट सिस्टम से पूरी जेल में आवाज जाने लगती है। तब वार्डन भी वहाँ आकर एंडी को वार्न करता है। इस पर एंडी वॉल्यूम अप कर देता है, लेकिन एंडी आज इतना ज्यादा खुश होता है कि उसे किसी की फिक्र नहीं होती। इस स्टंट के लिए एंडी को 2 वीक्स के सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाती है। आज एंडी को इस जेल में 10 साल बीत गए हैं और रेड को 30 साल। रेड फिर से पैरोल इंटरव्यू से रिजेक्ट होकर आता है और एंडी रेड को हारमोनिका गिफ्ट करता है। रेड भी एंडी को एक नई पोस्टर गर्ल गिफ्ट करता है। जैसा कि एंडी ने कहा था कि अब वो 2 लेटर्स अ वीक लिखेगा, वो ऐसा ही करता है। और फाइनली स्टेट सीनेट हार कर $500 की एनुअल पेमेंट फिक्स कर देती है। फिर तो एंडी को मानो पंख ही मिल गए हों। एंडी कुछ बुक क्लब्स और चैरिटी ग्रुप्स के साथ डील करता है, साथ ही बहुत सारी न्यू बुक्स खरीदता है और लाइब्रेरी को एक नए लेवल पर ले जाता है। शॉशैंक प्रिजन की लाइब्रेरी उस टाइम की बेस्ट प्रिजन लाइब्रेरी बन जाती है। इससे वार्डन पूरी कंट्री में काफी पॉपुलर हो जाता है और वो जेल के नाम पे फंड्स कलेक्ट करने लगता है। हम देखते हैं कि कैसे वार्डन बिजनेसमैन के साथ मिलकर जेल की चीप लेबर का यूज करके बहुत सारे पैसे कमाता है। यहाँ बैकडोर में एंडी वार्डन की हर शेडी डील से आए पैसों को चैनल करता है, फिल्टर करता है और फिर फनल करता है। कम शब्दों में कहें तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाता है। एंडी रेड को बताता है कि कैसे उसने एक डमी आइडेंटिटी मिस्टर रैंडॉल्फ स्टीवेंस के नाम से क्रिएट की है, जिसके नाम पर उन पैसों को मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है। एंडी बताता है कि उसने रैंडॉल्फ स्टीवेंस के नाम से बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और सोशल सिक्योरिटी नंबर्स भी अरेंज किए हैं। रेड ये सब जान के एंडी से इम्प्रेस हो जाता है और एंडी कहता है कि बाहर की दुनिया में मैं एक गाय की तरह सीधा था, लेकिन टेढ़ा होने के लिए मुझे जेल में आना पड़ा। 1965 नए कैदियों के साथ टॉमी विलियम्स भी आता है। टॉमी चोरी के इल्जाम में इंग्लैंड की कई जेल्स में रह चुका है, इसलिए ये उसके लिए कोई नई बात नहीं है। टॉमी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वो एंडी को अप्रोच करता है कि वो टॉमी को हाई स्कूल डिप्लोमा कराने में हेल्प करे। दरअसल एंडी ने जेल में ही कैदियों के लिए कई डिप्लोमा प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। एंडी थोड़ा सोचकर टॉमी को पढ़ाने के लिए मान जाता है। बात कुछ यूं है कि एंडी चाहता था कि टॉमी जैसे यंग किड को जेल में नहीं होना चाहिए, इसलिए वो उसकी हेल्प करता है। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, जेल में टाइम बहुत धीरे गुजरता है, इसलिए हर कोई खुद को बिजी रखने के लिए कुछ न कुछ करता है। जैसे कुछ लोग स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, कुछ मैचस्टिक हाउस बिल्ड करते हैं। ऐसे ही एंडी ने लाइब्रेरी बनाई थी और अब टॉमी ही एंडी का न्यू प्रोजेक्ट होता है। 1966 टाइम गुजरता है और पोस्टर गर्ल चेंज हो चुकी है। टॉमी एग्जाम लिखता है और उसे समझ आता है कि वो पास नहीं हो पाएगा, इसलिए वह गुस्से में आंसर शीट फेंक देता है। एंडी शीट उठाकर पोस्ट कर देता है। एक दिन रेड जब टॉमी को बताता है कि एंडी ने अपनी वाइफ का मर्डर किया था और वो किसी लार्ज बैंक में वाइस प्रेसिडेंट था, तब टॉमी को कुछ याद आता है। फिर टॉमी एंडी को बताता है कि करीब 4 साल पहले की बात है, जब वो किसी और जेल में था, तब उसका सेलमेट एल्मो ब्लैच उसे अपनी कहानियां सुना रहा था कि उसने क्या क्या किया है। एल्मो ने टॉमी को बताया कि एक बार वो एक रिच जेंटलमैन को लूटने के लिए पीछा करते हुए उसके घर घुस जाता है, जहाँ एल्मो ने उस जेंटलमैन को और उसके साथ जो लेडी थी दोनों को मार दिया। बाद में पता चला कि वो लेडी किसी बैंकर की वाइफ थी जो उसे धोखा दे रही थी और कोइंसिडेंटली मर्डर का चार्ज उसके हस्बैंड पर आता है। यानी कि एंडी निर्दोष है और वो हालात का शिकार हुआ है। एंडी वार्डन से हेल्प लेने की सोचता है, लेकिन वार्डन उसे झूठा बताकर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल देता है, वो भी पूरे 2 मंथ्स के लिए। यहाँ टॉमी का रिजल्ट आ जाता है और वो C+ से पास हो चुका है। एक रात वार्डन टॉमी को बैकयार्ड में मिलने बुलाता है और उसे पूछता है कि क्या वो जज के सामने टेस्टिमनी देगा, यानी कि एक्सेप्ट करेगा कि उसने एंडी को जो भी बताया है सब सच है। इस पर टॉमी कहता है कि वो
जरूर करेगा। ये सुनते ही वार्डन टावर पर खड़े कैप्टन को इशारा करता है और कैप्टन टॉमी को शूट डाउन कर देता है। और कैप्टन फाल्स एलिगेशन लगाता है कि टॉमी जेल से भागने की कोशिश कर रहा था और उसे रोकने की कोशिश में उसे शूट डाउन करना पड़ा। 2 महीने गुजर जाते हैं। एंडी पूरी तरह बदल चुका है। वो रेड को बताता है कि जब वो जेल से बाहर जाएगा तो मेक्सिको में जिहुआत नेहो जाएगा, जहाँ वो एक होटल खोलेगा और पुरानी बोट्स रिपेयर करेगा। इसके बाद एंडी रेड को एक लोकेशन बताता है और कहता है कि तुम जब भी यहाँ से बाहर आओगे इस लोकेशन में तुम्हें एक बॉक्स मिलेगा, उसे खोलना। और एंडी वहाँ से चला जाता है। एंडी पहले की तरह वार्डन के लिए काम करने लगा है और हमेशा की तरह वार्डन एंडी को अपने कपड़े लॉन्ड्री में देने को कहता है और शू पॉलिश करने भी कहता है। सारे डॉक्यूमेंट्स वार्डन लॉकर में रखवाता है और निकल जाता है। मॉर्निंग में जब कैदियों की गिनती होती है तब एंडी को छोड़कर सब बाहर आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि एंडी जेल एस्केप कर चुका है। वहाँ वार्डन देखता है कि उसके शू की जगह एंडी के शू रखे हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एंडी अपने सेल के अंदर से कैसे गायब हो गया। फाइनली पोस्टर गर्ल के पीछे छुपा हुआ टनल मिलता है। पुलिस को सिर्फ एक सोप, रॉक हैमर और कीचड़ से सने एंडी के कपड़े मिलते हैं। रेड याद करता है कि कैसे उसे लगा था कि रॉक हैमर से टनल डिग करने में किसी को भी 600 साल लगेंगे, लेकिन एंडी ने वो 19 साल से भी कम में कर दिखाया। फिर हम देखते हैं कि कैसे एंडी रोज थोड़ा थोड़ा डिग करके मलबा ग्राउंड में फैलाता था। उसने वार्डन के डॉक्यूमेंट्स की जगह बाइबल रख दी और वार्डन के शूज ही पहन आया। एंडी सारे डॉक्यूमेंट्स और खुद के बनाए चेस पीसेस भी पॉलिथीन में पैक कर लाता है और बहुत ही होशियारी से जब थंडर लाइटनिंग होती है तभी सीवर लाइन पर स्ट्राइक करता है ताकि किसी को भी आवाज ना आए। एंडी सीवर लाइन को लगभग 450 मीटर रेंग कर पार करता है। नेक्स्ट डे मिस्टर रेंडॉल्फ स्टीवंस, जो कि अब तक सिर्फ कागजों में एग्जिस्ट कर रहा था, वो मल्टीपल बैंक्स में डिसइन्वेस्टमेंट करता है। साथ ही वार्डन के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा न्यूज़पेपर एडिटर को पोस्ट कर देता है। जब तक वार्डन संभल पाता उसे अरेस्ट करने के लिए टीम पहुंच चुकी थी। एंडी वार्डन के लिए एक मैसेज भी छोड़कर जाता है, तुम सही थे, मोक्ष इसी किताब में है। कैप्टन हेडली अरेस्ट हो जाता है और वार्डन सुसाइड कर लेता है। कुछ टाइम बाद रेड को एक ब्लैंक पोस्ट कार्ड मिलता है। रेड समझ जाता है कि ये एंडी ने भेजा है। एंडी के फ्रेंड्स उसकी कहानियां याद करके एंजॉय करते हैं। रेड कभी कभी अपने दोस्त को याद करके दुखी होता है। रेड को आज इस जेल में 40 साल बीत चुके हैं। वो फिर से पैरोल इंटरव्यू देता है, लेकिन इस बार उसमें कोई जोश नहीं है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जेल से बाहर जाता है या नहीं। वो बड़े ही रूखे अंदाज में इंटरव्यूअर्स से कहता है कि मेरी जिंदगी तो जा ही चुकी है, अब मुझे कोई खास फर्क पड़ता नहीं। फाइनली इस बार रेड का पैरोल अप्रूव हो जाता है। ब्रुक्स की तरह रेड भी सेम सिचुएशन फेस करने लगता है, लेकिन एंडी को किए प्रॉमिस के लिए वो उसकी बताई लोकेशन पर पहुंचता है। वहां उसे एंडी का लेटर और कुछ कैश मिलते हैं। रेड पैरोल वायलेट करके एंडी से मिलने निकल पड़ता है। रेड एंडी को देखकर बहुत ही खुश होता है। दोस्तों, मैंने यह मूवी बेस्ट पॉसिबल वे में समझाने की कोशिश की है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं एक नई मूवी के साथ। आपकी सजेशंस का इंतजार रहेगा। बाय।